जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य जी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का। आइए सर। मौर्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है TV9 भारतवर्ष के इस सत्ता सम्मेलन में। आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका धन्यवाद। आपने TV9 भारतवर्ष के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को जो आने वाले 2022 के चुनाव हैं उसको लेकर के मैं देख रहा था सत्ता सम्मेलन, तो ये कार्यक्रम आयोजित किया। आपका धन्यवाद। केशव मौर्य जी, मैं शुरुआत तो किसी और सवाल से करना चाहता था, लेकिन कल इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया लखीमपुर में, आपसे जानना चाहेंगे हुआ क्या वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो कल की घटना बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत पीड़ाजनक है। जो किसान और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल की दुर्घटना में मारे गए हैं, उन सब के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही है और जांच जब चल रही हो, सरकार में बैठे हुए किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे जांच पर कोई प्रभाव पड़े। लेकिन जो भी दोषी होगा, जांच के माध्यम से उसको खोज निकालेंगे और जिस प्रकार का जिसने भी अपराध किया उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये आश्वासन मैं TV9 भारतवर्ष के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को देना चाहता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। अभी हर कोई ये जानना चाहता है प्राइमा फेसिया लग क्या रहा था वहां पर, क्या मतलब वो घटनाक्रम हुआ कैसे, कैसे चीज इतनी जबरदस्त बढ़ गई? देखिए, कल मैं लखीमपुर खीरी में मेरा एक लोकार्पण शिलान्यास का, लोक निर्माण विभाग की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम था, वो हमने किया। यह स्थान संभवतः नेपाल के एकदम बॉर्डर पर पड़ता है जी। वहाँ मुझे जाना था जी। तो मैं जाने के लिए आकाश मार्ग से पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, तो हेलीकॉप्टर से जाने का कार्यक्रम किसी कारण से रद्द हुआ था, तो मैं सड़क मार्ग से जा रहा था। प्रशासन कोई और रास्ते से लेकर के जा रहा था, लेकिन उसी बीच इस प्रकार की दुखद खबर आई कि ऐसी कोई घटना हो गई है, उसमें 2 लोग मारे गए हैं। उस समय तक यही समाचार था। तो मैंने कहा अब दुखद समाचार हो गया है, तो अगर दंगल का कार्यक्रम है उसका उद्घाटन मुझे करने जाना है, तो दुखद कार्यक्रम और उत्सव दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कार्यक्रम स्थगित करके रास्ते से ही मैंने कहा अब वापस चलेंगे, तो मैं रास्ते से ही वापस चला आया था। और उसके बाद क्या हुआ अब जांच की प्रक्रिया में है, इसलिए उस पर और जो जानता भी हूँ वो हर चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ जी। आपने कहा कि दुखद कार्यक्रम और उत्सव, चुनावी उत्सव से पहले क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं को साजिशन अंजाम देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैंने कहा वो जांच के दायरे में। अच्छा, ठीक। जो साजिश करने वाले होंगे वह भी पकड़े जाएंगे और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने का काम किया वह भी पकड़े जाएंगे। लोकतंत्र में अहिंसात्मक तरीके से कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, कोई दल कर सकता है, कोई संगठन कर सकता है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन यह घटना बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें 8 लोगों के मारे जाने की सूचना है, इसलिए इस पर जांच होने दें, जांच का सच सामने आने दें, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने दें। उसके बाद मैं समझता हूँ इस पर हम डिटेल वार्ता करेंगे, लेकिन अभी के समय इतना ही कहूँगा कि इसकी जांच बहुत उच्च स्तर पर हो रही, बहुत गहराई से हो रही है। कोई भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो बचने नहीं पाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन अभी इस दुखद घटना के बाद जब जाँच चल रही हो तो मेरा इतना ही कहना है कि इस जाँच को पूरा होने दें और जो भी लोग अभी इस विषय को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो दल के लोग हों चाहे व्यक्ति हों, वह राजनीति करने से बाज आएं, अच्छा रहेगा। अगर उनके मन में कोई पीड़ा है, दुख है, तो और तरीके होते हैं। जब माहौल तनावपूर्ण है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शांति बनाए रखने के लिए और सबसे अपील किया, सच को सामने लाएंगे, दोषी को दंड देंगे। मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपना बयान दिया उसका समर्थन करते हुए और उसी रास्ते पर सरकार कायम है। इस विषय में एक छोटा सा आश्वासन मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा, वो ये है कि कई रसूखदार लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर दोषी पाए गए तो भी कार्रवाई होगी? देखिए, उसमें जो दोषी होगा
और वह रसूखदार है गैर रसूखदार है, वो क्या नहीं है, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कभी भेद नहीं करती। अपराधी अपराधी होता है, गलत काम करने वाला गलत काम करने वाला होता है। जांच हो रही है, जांच का सच सामने आने दीजिए, जो भी कार्रवाई वो होना है वो कार्रवाई होगी। मौर्य जी, अब इस विषय से हट के और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब हम प्रदेश में आते हैं, आपके नेताओं से बात करते हैं, विधायकों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि मौर्य जी ने तो खूब काम किया है, सड़कें बनवा दी हैं, खूब मदद की हमारी, लेकिन सरकार को लेकर ये परसेप्शन नहीं होता। ऐसा क्यों? ये आपसे जो कह रहे होंगे तो मैं समझता हूँ भाजपा का तो कोई विधायक सांसद कहेगा नहीं, कार्यकर्ता कहेगा नहीं, विपक्ष का भी कोई विधायक नहीं कहेगा, क्योंकि हमारी सरकार में भेदभाव नहीं होता है। सबका साथ सबका विकास, इस महामंत्र के सहारे हम हर विभाग के माध्यम से, केवल मेरे जिम्मे जो विभाग है वही विभाग नहीं, अगर मेरे जिम्मे विभाग है सड़क बनाने का तो सड़क और सेतुओं का जाल फैलाने का काम किया गया है, बनाने का काम किया गया है, गुणवत्ता कायम रखने का काम किया है। बिजली, जितनी सपा समाजवादी पार्टी सरकार के समय किसान की फसल सूख जाती थी, बच्चों का मतलब तैयारी परीक्षा तक की नहीं हो पाती थी, बिजली पर्याप्त उपलब्ध हो रही है। गरीब आदमी को उसको रहने के लिए घर मिल रहा है, पीने के लिए पानी हर घर तक पहुँचे इसकी व्यवस्था हो रही है, हर गरीब के घर में शौचालय। अभी कोरोना महामारी के महासंकट के बीच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लोगों को राशन मिल रहा है, तो कोई भूखा न रहे, इस दिशा में भी रोजगार भी बढ़े, इस दिशा में भी विकास भी हो, इस दिशा में भी हमारी सरकार समग्र मतलब एक सबका साथ सबका विकास, सर्वांगीण विकास, इस दिशा में काम कर रही है। मौर्य जी, पिछली बार जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीती तो दो बड़े फैक्टर थे, साफ दिख रहे थे। एक आप थे प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा मोदी जी की लहर थी। सवाल यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग का जो लोड है वो मोदी जी के ऊपर थोड़ा कम होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं माननीय मोदी जी, तो स्वाभाविक है कि देश भर में उनका जब नाम आता है तो एक करंट समाज के अंदर, गरीब के अंदर, किसान के अंदर, मजदूर के अंदर, नौजवान के अंदर एक खड़ा होता है, माताओं बहनों बुजुर्गों के अंदर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो देश में कहीं भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो वहाँ वह आते हैं, उनके आने का पार्टी को बहुत फायदा मिलता है। इसी कारण से हम 2014 से लेकर 17 से लेकर 19 तक विजय यात्रा पर चल रहे हैं और आगे मुझे पूरा विश्वास है 2022 में भी हमारी यह विजय यात्रा जारी रहेगी। चाहे जितनी कोई विरोधी कोशिश कर लें, चाहे जितना जातिवाद कर लें, चाहे जितना झूठ बोलने का काम कर लें, लेकिन यह झूठ उनके काम नहीं आएगा, जातिवाद उनके काम नहीं आएगा। गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए जो हमारी सरकार ने किया है उसका रिजल्ट फिर 2022 में 2017 की तरह विजय के रूप में परिवर्तित हो। आपने एक करंट की बात की कैंपेनिंग को लेकर, आपके एक स्टेटमेंट से थोड़े से बिजली के झटके लगे थे कुछ दिन पहले। आपने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें यह कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि यूपी का जो चुनाव है वो योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी के एमएलए और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो डिसाइड करेगा। मतलब कोई और विकल्प है क्या? देखिए, मेरे आप सब मित्र हैं, पत्रकार साथी हैं, और आप सब इस प्रकार के सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब मैं कोई कभी भी घुमा फिरा करके नहीं देता। बिल्कुल। देखिए, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, जब विधायक चुन करके आए थे तो एक प्रक्रिया होती है, विधानमंडल दल की बैठक होती है, केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, फिर से नेता चुना जाता है। तो जो काम केंद्रीय नेतृत्व को करना है, जो विधायक विधानमंडल दल की बैठक में होना है, वह इस समय मैं कैसे कह सकता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम 2022 का चुनाव आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। 2022 में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानमंडल दल की बैठक के बाद फैसला जो होता है वो होगा। मैं आपसे अगला सवाल पूछूं इससे पहले मेरे कान में मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने एक अपडेट दिया है। अखिलेश जी लखनऊ में धरने पर बैठे हैं और प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंक दी हैं। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के मैं बारे में सदा यही कहता हूँ, समाजवादी पार्टी अपराधियों के बल पर, गुंडों के बल पर, माफियाओं के बल पर उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 बार ऐसा एक तरह से एक्सीडेंटल सत्ता में आए थे, लेकिन अब गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं है।
अपराध स्वीकार नहीं है। धरने में बैठें या उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन गाड़ियाँ फूंके कोई या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, ये हिंसा है। मुझे मालूम नहीं है, आपके सवाल के जवाब में मैं बता रहा हूँ। अगर गाड़ियाँ फूंकी गई हैं तो जो अगर ऐसा काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंसा अस्वीकार है। हिंसा कहीं पर भी, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। लोकतंत्र की ताकत, अभी 2 अक्टूबर बीता है, महात्मा गांधी जी का क्या सबसे बड़ा मतलब शस्त्र था? अहिंसक आंदोलन था। अब गांधी जी की प्रतिमा के सामने जाके पुष्पांजलि करेंगे और हिंसा करेंगे, दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। आपको लगता है कि चुनावों के पहले जानबूझकर चीज़ों को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट या उसमें इतना बढ़ाकर दिखाया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, जिससे कि आपकी सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट हो, आपकी छवि खराब हो? देखिए, देश और प्रदेश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा काम केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कोई पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार आने के बाद मैं 15 साल का ही अगर हिसाब आपके साथ लगाऊं, सपा बसपा की 15 साल की सरकार, तो उन्होंने जितना 15 साल में नहीं किया है उससे दुगना काम तिगुना काम हम लोगों ने 4.5 साल में करके दिखाने का काम किया है। इसका प्रमाण पत्र मुझे नहीं, उसका प्रमाण पत्र जनता देने का काम करेगी, और जनता के अदालत में हम जा रहे हैं 2022 में। और जिसके पास जो मुद्दा हो हमारी सरकार के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ, उनके विचार जो हों लेकर के आएँ। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ 2022 में फिर 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, फिर सरकार बनेगी, और फिर यह उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर उसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसा इसको बढ़ना चाहिए। इस प्रदेश का विकास अवरुद्ध कर दिया गया, देश का विकास अवरुद्ध कर दिया गया, और जिन लोगों ने इस प्रकार के कामों में बाधा डाली है वह समझते हैं कि हम जातिवाद, गुंडागर्दी, अपराध, इस प्रकार के लोगों के बल पर फिर से सत्ता में वापस आ जाएंगे। हर व्यक्ति सतर्क और सावधान है। दृश्य सारे देश के अंदर जो है, प्रदेश के अंदर जो है, उसको देख रहे हैं, इनके बयान भी देख रहे हैं। जो कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किए उनके बड़े हितैषी बन करके बयान देने का काम करते हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। ये तीनों तिकड़ी के बल पर केंद्र में सरकार चल रही थी, लेकिन जब इनकी केंद्र में सरकार थी वह सारे मुद्दे गौड़ थे इनके लिए, सब भूल गए थे। जब सपा बसपा बारी बारी से प्रदेश में सरकार थी तब गरीबों के लिए काम करना चाहिए था, वह काम इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने वह काम किया जिससे इनका लाभ हो, इनके पार्टी से जुड़े हुए गुंडे अपराधियों का लाभ हो। जो अवैध कब्जे हमको हटाना पड़ रहा है, हमारी सरकार को हटाना पड़ रहा है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो इनको दर्द होता है। तो उस दर्द से कराह रही समाजवादी पार्टी अगर यह रास्ता अपना रही है और उसको कोई भी दल समर्थन कर रहा है, मैं नहीं जानता, मैं तो यह मानता हूं कि सपा बसपा एक होकर के लड़ चुके हैं 2019 के चुनाव में, सपा और कांग्रेस मिलकर के लड़ चुके हैं 2017 के चुनाव में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी असलियत जान ली है। इसलिए लगातार हो रहे चुनाव में कमल का फूल ही खिल रहा है, भाजपा की ही विजय हो रही है, और यह विजय 2022 में भी होगी और भाजपा की सरकार बनेगी और इनको सबक सिखाने का काम करेगी। आप जो बता रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि जो आपने काम किया उससे सभी, हर कोई संतुष्ट है? देखिए, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना, मैं तो समझता हूँ दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ हर व्यक्ति को संतुष्ट किया जा सकता है। मतभिन्नता हो सकती है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे सारे काम हो गए, फिर सब काम कर लिए तो दोबारा सत्ता क्यों चाहिए। जितना अधिक से अधिक, जितना अच्छा से अच्छा काम एक कार्यकाल में किया जा सकता है, उतना अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा काम हमने इस कार्यकाल में करने का प्रयास किया है। उसका परिणाम आम जनता महसूस कर रही है। जहाँ तक काम और क्या बचा है, कोई भी सरकार रहती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। निर्धारित बजट है, लेकिन उस बजट का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, उसको ज़रूरतमंद लोगों के लिए योजना के माध्यम से पहुंचाया कैसे जा सकता है, वो हमारी सरकार ने किया है। और वह करने के कारण ही आज ये सारे विरोधी अलग थलग पड़े हैं। कभी कोई कहते हैं कि हम अलग अलग लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम सब मिल कर के लड़ेंगे, और मैं कहता हूँ कि सारे लोग मिल कर के लड़ लो, कोई मनोकामना अधूरी मत रखो। 17 लड़ लिए, 19 लड़ लिए, 22 भी लड़ लो, लेकिन इसके बाद भी 100% वोटों में से 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 100 में 60 हमारा, 40% में बंटवारा, और बंटवारे में भी हमारा, ये मेरा विश्वास है। मैं बात कर रहा हूं अभी की संतुष्टि या असंतुष्टि।
और यहाँ पर मैं पॉलिटिकल क्लास की बात नहीं कर 40% में छोड़ रहा हूँ ना आपको, जी, नहीं। 40% जो बच मैं रहे मुद्दों हैं की बात कर रहा कोई हूँ। संतुष्ट होंगे, कोई मैं असंतुष्ट काम होंगे। करने की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें एक बड़ा वर्ग देश का, वो ये जानना चाहता है कि आप लोग सेंसस तो करा रहे हैं, लेकिन कास्ट सेंसस के विरोध में क्यों है इतना, या अभी क्यों नहीं जब- कराना चाहते? मैं यही बात आपसे बोला हूं इसीलिए कि जब सपा बसपा की बैसाखी पर केंद्र में श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, क्या उस समय कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे थे? उस समय नहीं बोले? अभी केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और सरकार ने राज्यों को यह अधिकार देने का काम किया है कि राज्य स्तर पर अपनी गणना करा लें। अब केंद्र के स्तर पर जब जरूरत होगी वो कराई जाएगी और इसका कोई भाजपा विरोध कर रही है ऐसा नहीं है। हम भी सहमत हैं कि हाँ गणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और वो गणना कर लें, लेकिन यह मुद्दा बना करके केवल हमारी सरकार के खिलाफ सवाल है इनसे, इस जो भी आएंगे इस मुद्दे को लेकर के, जब यह सत्ता में थे क्यों नहीं किए? इनकी बैसाखी से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस समय क्यों नहीं किए? आज ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आपकी बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से सहमत हूं। 2011 के लिहाज से अगर आप जो बोल रहे हैं मैं सहमत हूं, लेकिन अभी अभी आपके ओबीसी पार्टी के ओबीसी यूनिट चीफ के लक्ष्मण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो वो करवा सकती हैं। आपकी सरकार यूपी में क्या कास्ट सेंसस करवाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो अब 3-4 महीने चुनाव को बचा है, 4 महीने में यह जाति जनगणना पूरा भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, पार्टी के साथ भी बैठेंगे, जैसी ज़रूरत होगी वैसा निर्णय लेंगे। इन प्रिंसिपल आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं? नहीं, मैं समर्थन में हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ। आप इसके समर्थन में हैं? समर्थन में हूँ, निश्चित तौर से होनी चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति के नाते मैं समर्थन में हूँ, डिप्टी सीएम के नाते सरकार में जब बैठ करके निर्णय होगा तब उसकी अधिकृत सूचना देंगे। एक सवाल मन में आता है, वो ये है कि, और ये पॉलिटिकल सवाल है जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। अक्सर अखिलेश जी कहते हैं कि किसानों की जो इनकम दुगनी करने की बात की गई 2022 में, वो नहीं होगी। बाकायदा आपके नीति आयोग के जो सदस्य हैं उन्होंने भी कह दिया संभव नहीं है। आपको लगता नहीं है कि किसान इस बात से नाराज होंगे, रुष्ट होंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को किसान के बारे में कुछ नहीं पता। आप उनसे पूछिए कि जब वो सरकार में थे, आएंगे कि नहीं आएंगे मैं नहीं जानता हूँ आज। जी आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो उनसे पूछिएगा जब वह 5 साल सरकार में थे तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। और मैं बता रहा हूँ, जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं स्वयं किसानी खेत में किया हूँ। अखिलेश जी नहीं किए होंगे, श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं जरूर, लेकिन वह खेत में काम नहीं किए होंगे, लेकिन मैंने किया है। और खेत में काम करने के समय क्या क्या ज़रूरत पड़ती है मैं इस बात को जानता हूँ। पहला तो यूरिया, जब कोई खेत में बीज आपने बो दिया तो उसमें यूरिया के लिए लोगों को जाना पड़ता था, चाहे सहकारी समिति में जाए चाहे बाजार में जाए, तो बिना लाठी खाए किसी किसान को 2014 से पहले यूरिया नहीं मिलती थी। आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर यूरिया के लिए मेरे किसी किसान को लाठी नहीं खानी पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार जाने से पहले जो भी उपज है उसका मूल्य क्या था, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद जो उपज है उसका मूल्य क्या है? 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक मूल्य वृद्धि की गई है। तीसरा, अभी गन्ने का मूल्य हम लोगों ने 25 रुपए कुंतल उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 1,50,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर करने का काम किया गया है। कांग्रेस की सरकार थी, श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, देश की संसद में खड़े होकर कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो पहुंचने वाले के पास 15 पैसा पहुंचता है। क्यों 15 पैसा पहुंचता था? कौन खा जाता था 85 पैसा? ये कांग्रेस के, सपा बसपा जैसे भाजपा विरोधी राजनीतिक दल के दलाल खा जाते थे। आज अगर 1.5 लाख करोड़ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से भेजा है तो पूरा 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में क्रेडिट हुआ है। हम भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग नाराज हैं, सपा के लोग नाराज हैं, बसपा के लोग नाराज हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग नाराज हैं। तो इनकी नाराजगी की चिंता नहीं है, किसानों की भलाई की हमारी सरकार को चिंता है, केंद्र की सरकार को भी, प्रदेश की सरकार को भी। केशव जी, हमारे जो ऑडियंस में हैं, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके मन में सवाल है तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत दुखद घटना घटी केशव जी, और पूरा देश सन्न रह गया। वो थी इलाहाबाद में महंत जी के साथ जो कुछ भी हुआ। अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि महंत जी
मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा, इतने मजबूत व्यक्ति वो सुसाइड कर सकते हैं? ये मेरे लिए भी दुखद बात है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज का जो मंदिर है प्रयागराज में, मैं बहुत छोटी अवस्था से वहाँ जाता रहा हूँ। और पूज्य महाराज जी जो अब हमारे आपके बीच में नहीं हैं, उनसे भी मेरा बहुत गहरा संबंध था, नाता था। कभी भी कोई ऐसी समस्या होती थी मुझसे शेयर भी करते थे। लेकिन मैं एक दिन पहले ही गया था संगम में स्नान करने के लिए, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बैठ करके चर्चा हुई खूब देर तक, प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन उस समय उन्होंने कोई चर्चा मुझसे नहीं की। लेकिन दुखद दुर्भाग्यपूर्ण कि उसके अगले दिन यह समाचार मिलता है कि महाराज जी हम सबके बीच में नहीं हैं। वह मुझे निश्चित तौर से, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे संघर्ष और साहस के प्रतीक अनेक प्रकार के आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन उसकी सीबीआई जांच चल रही है, तो जांच एजेंसी पर देश को, प्रदेश को, भक्तों को भरोसा है और जांच एजेंसी के परिणाम आने की प्रतीक्षा। केशव जी, अब मैं ज़रा ऑडियंस से अगर कोई सवाल पूछना चाहे यहाँ पर, तो ज़रा उनको माइक दीजिएगा प्लीज़। जी, नमस्कार केशव मौर्य जी, मैं राजीव तिवारी हूँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मुझे उम्मीद थी कि निशांत शायद महंगाई के मुद्दे पे भी एक सवाल करते तो ज़्यादा बेहतर होता। पूरा देश और प्रदेश इसमें महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, तो क्यों नहीं राज्य सरकार अपने स्तर पर पेट्रोल और डीजल पे जो जीएसटी लगाया जाता है उस पर कमी करके क्या जनता को राहत नहीं दे सकती? देखिए, महंगाई एक समस्या सदा रही है और वर्तमान में भी है, और सरकार के स्तर पर जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। महंगाई के कारण कोई भूखा ना रहे, इसके लिए पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या चलाने का काम किया जा रहा है। और मैं एक ऐसे परिवार से निकल करके आया हूं, और मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, मेरे परिचित तमाम ऐसे हैं कि इस योजना से इतना राशन उनके यहाँ मिल रहा है जिससे कोई भूखा न रहे। इस समस्या का समाधान हो रहा है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए डीजल पेट्रोल पे जीएसटी के दायरे में लाने के लिए यह विचार का विषय है, अभी इस पे निर्णय नहीं। मौर्य जी एक सेकंड, सवाल एक ये है कि आप अपनी तरफ से भी थोड़ा टैक्स कम कर सकते हैं उस पर। जीएसटी के दायरे में वो नहीं आएगा, ये तुरंत सरकार बोल चुकी है अभी कुछ ही दिन पहले। क्या आप अपनी तरफ से टैक्स कम करने की सोच रहे हैं? देखिए, अभी इस विषय को लेकर के सरकार के स्तर पर कोई विचार नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार को संसाधनों की भी आवश्यकता होती है जिससे प्रदेश का विकास भी होता रहे और जनता को महंगाई की मार से बचाने की भी जिम्मेदारी है। तो हम लोग कालाबाजारी को रोकने का काम जरूर कड़ाई से कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर विचार भी नहीं हुआ है। और ऐसी परिस्थिति कोरोना के कारण से अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर से प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हुआ है और जैसे जैसे सुधार होगा महंगाई भी नियंत्रण में आएगी, ऐसा मुझे भरोसा। ठीक है, आप सवाल पूछना चाहते हैं वहाँ पर? जी बताइए। केशव जी, आपसे अभी जो आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह हूँ। ओके। मैं सहारा हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ जी। अभी एक दुखद घटना हुई गोरखपुर में, इसमें कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा एक व्यापारी की कथित तौर पे पिटाई के द्वारा उसकी जो हत्या हुई। अभी तक उसमें जितने पुलिसकर्मी नामित थे, जिनके नाम आए थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो इसमें इतना त्वरित न्याय क्यों नहीं मिलता है? और सरकार ने जो पहले बोला कि अगर किसी की इस तरीके से घटना में जान जाती है तो उसको, ठीक है, उसके परिवार को नौकरी, उनको थोड़ी जल्दी में आपका सवाल अभी समझ लिया। देखिए, आप बहुत गोरखपुर की भी घटना जो थी बहुत दुखदाई थी। जिस व्यापारी जो मनोज ऐसा शायद नाम था, उनकी मौत हो गई थी पुलिस के साथ जो भी घटना घटी उस घटना में। लेकिन उस घटना के बाद उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और जो पीड़ित परिवार है उनसे सीधे मुख्यमंत्री जी मिले थे, उनको आर्थिक सहायता और ओएसडी की जिम्मेदारी वाला पद जो कानपुर विकास प्राधिकरण है वहाँ नौकरी की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जब जांच सीबीआई को रिकमेंड हो गई है तो मेरा ये मानना है आपसे भी और आप सभी प्रदेश और देशवासियों से, जब कोई जांच एजेंसी जांच कर रही हो उस समय जांच एजेंसी को जांच करके परिणाम तक पहुंचने देना चाहिए। जांच का परिणाम आने से पहले इस प्रकार से अगर कोई सीधे हम कार्रवाई करते हैं तो वो सही नहीं है, लेकिन
उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये आपकी जानकारी होगी। जांच में अगर परिणाम ये आया कि उन्होंने हत्या किया है तो जो कानूनन उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलेगी। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि अपराध करने वाला कोई भी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे 100-200 ऐसे लोग होंगे प्रदेश भर में जो 1-2 घटना ऐसी कर देते हैं जिससे निश्चित तौर से सरकार के लिए भी और पूरे पुलिस विभाग के लिए भी एक समस्या बनती है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जैसे हमारी सरकार काम कर रही है उस भावना को समझ करके, चाहे पुलिस का जवान हो, कोई अधिकारी हो, सब अपनी जिम्मेदारी को समझ करके 24 करोड़ प्रदेश की जनता की सुरक्षा का दायित्व तो ठीक ढंग से निर्वाह करेंगे। जी, आखिरी सवाल समीर कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्कार केशव जी, समीर अब्बास टीवी 9 से। कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना लखीमपुर खीरी में हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर अजय मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं देश के, उनका एक हालिया बयान जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि भाई किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। एक वो बयान और एक हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान जिसमें वो एक डंडा ब्रिगेड बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं टिट फॉर टैट जैसा वो बयान था। ये दो बयान बड़ा ऑपोजिशन के लीडरान जो हैं वो लगातार शेयर कर रहे हैं और बीजेपी पर हमले बोले जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या इस तरह के बयान ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ को और इग्नाइट करने का काम करते हैं, ऐसे बयानों से बचना चाहिए? और दूसरा, ये जो चुनाव से ऐन पहले लखीमपुर की घटना हुई है ये क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, पहली बात तो मैंने दोनों लोगों के बयान पूरी तरह से अभी देखे नहीं। कल जब मैं गया था लखीमपुर खीरी तो अजय मिश्रा जी के बारे में ये बताया जरूर गया था कि उनका कोई ऐसा बयान है जिससे किसान नाराज़ हैं। तो फिर ज़रूर मैं शाम को जब लौट के आया तो मैंने उस बयान को देखा है, लेकिन वह बयान मैं मानता हूं कि ऐसे कोई बयान नहीं देने चाहिए किसी को। लेकिन दूसरा यह भी मैं कहना चाह रहा हूं कि यह जो हमारे किसान के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी समर्थक किसानों के हितों की रक्षा करने वाली दूसरी कोई पार्टी नहीं है, कोई सरकार नहीं है। और हमने देश और प्रदेश में जहां हमारी सरकारें हैं हमने अच्छा से अच्छा काम किया है। ये किसान आंदोलन के नाम पर कुछ स्थानों पर चुनाव आंदोलन बनाने का काम करते हैं, उसमें विपक्षी दल उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के प्रयास करते हैं। हर वह काम सरकार करने को तैयार है, सरकार ने किया है जो किसानों की भलाई के लिए आवश्यक है, आगे भी करने की बात की जा रही है। लेकिन कोई भी इस प्रकार का विवादित कोई बयान, मुझे लगता है कि कई बार आप सब के तमाम सवाल आते हैं उसमें से ऐसे जवाब आप मुंह में डाल करके शब्द निकलवा लेते हैं जिसमें कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि इन्होंने विवादित बयान दे दिया, फिर हेडलाइन बन जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि किसान अन्नदाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी किसानों का पूरा आदर और सम्मान करती है। जब तक किसान सुखी नहीं होगा तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। इसलिए किसान सुखी हो, उसकी आमदनी बढ़े, उसके जीवन स्तर में सुधार हो, उसके बच्चे भी पढ़ें लिखें, जैसे अन्य के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, IAS IPS बनते हैं। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी यह काम हम लोग जारी रखेंगे। और कोई विवादित बयान किसी का भी आया है तो मैं यही आशा करता हूं कि विवादित बयान, मैं नहीं जानता अभी उस पर मैं ये कह दूं कि वो गलत बयान दिए हैं कोई, मैं जब तक पूरा बयान ना मैं सुन लूं, चूँकि क्लिप आई थी मेरे पास वीडियो की, उसको मैंने देखा है। कोई पूरा बयान क्या है, उसका सच क्या है, वह जानकारी होगी तो कभी आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। अभी यही कि विवादित बयान से बचना चाहिए। केशव जी, आपने सभी सवालों के जवाब बहुत खुलकर दिए, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।